So guys, in this video I am going to provide the answer key for BPSC AE जिसका एडवर्टीजमेंट नंबर 1/2019 था और ये सॉल्यूशन दिस इज फॉर पेपर 5। तो इसमें मैं बस आंसर की से बताऊंगा कौन सा आंसर करेक्ट है और इसमें से कुछ आंसर्स डाउट है और वो गलत भी हो सकते हैं, तो वो आप चेक कर लेना, बट मोस्ट ऑफ द आंसर्स विल बी करेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है? सिंगल रोलिंग लोड ऑफ 8 किलो न्यूटन रोल्स अलॉन्ग अ गर्डर ऑफ 15 मीटर स्पैन, द एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पूछा इसमें, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 30 किलो न्यूटन मीटर आता है। ठीक है, ये इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम का क्वेश्चन है। सिंपली आप बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा, 30 आ जाएगा। आप सपोज पूरे डिटेल में मैं नहीं बता रहा हूँ, बट इसका रफली जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होता है, यानी इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर बेंडिंग मोमेंट ऐसा आता है। ठीक है, यदि आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करके ये वाला जो वैल्यू है इसको निकाल लेते हैं, ये बेसिकली होता है ए बी बाई एल होता है। आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस वैल्यू यू नीड टू मल्टीप्लाई दिस वैल्यू बाय द लोड एक्टिंग ओवर देयर, यानी 8 किलो न्यूटन यहाँ पे लग रहा है तो उससे आपको मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, उससे मल्टीप्लाई करने के बाद आपको 30 किलो न्यूटन मीटर आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द डिस्प्लेसमेंट मेथड? जो कौन सा डिस्प्लेसमेंट मेथड नहीं है? तो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन डिस्प्लेसमेंट है, कैनिच मेथड भी डिस्प्लेसमेंट मेथड है, इक्विलिब्रियम मेथड भी डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा कॉलम एनालॉजी मेथड। तो इसमें पूछा कौन सा नहीं है। ठीक है, तो इस पर ध्यान देना था, कौन सा नहीं है, तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा, तो इसमें पूछ रहा है कि फ्लैक्सिबिलिटी मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर सिमेट्रिकल मैट्रिक्स। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है कि स्टेफनेस मैट्रिक्स इज अ ट्रायंगुलर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जो कि दोनों गलत है, क्योंकि हम लोग पता फ्लैक्सिबिलिटी मैट्रिक्स एंड स्टिफनेस मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। ठीक है, सी में बोल रहा बोथ ए एंड बी, तो ये होगा नहीं, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, नन ऑफ द अबव। सो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, टू जनरेट द जेथ कॉलम ऑफ फ्लैक्सिबिलिटी मैट्रिक्स। डेफिनेशन ये होता है कि फ्लैक्सिबिलिटी मैट्रिक्स यानी हम लोग निकालते कैसे हैं। ठीक है, तो फ्लैक्सिबिलिटी मैट्रिक्स निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जिस कोऑर्डिनेट है वहाँ डिफरेंट कोऑर्डिनेट पे हम लोग एक कोऑर्डिनेट में पहले यूनिट फोर्स लगाते हैं और उसका जो डिस्प्लेसमेंट है, यानी डिस्प्लेसमेंट है डिफरेंट डायरेक्शन पे, वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इन दिस केस द ऑप्शन वी विल बी करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, यूनिट फोर्स इज अप्लाइड एट कोऑर्डिनेट जे एंड द डिस्प्लेसमेंट आर कैलकुलेटेड एट ऑल कोऑर्डिनेट्स, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है, ट्रू मेरिडियंस आर जनरली प्रेफर टू मैग्नेटिक मेरिडियंस बिकॉज। तो यहाँ पे बोल रहा है ट्रू मेरिडियन क्यों हम लोग प्रीफर करते हैं एज कम्पेयर टू मैग्नेटिक मेरिडियन। तो मैग्नेटिक मेरिडियन के बारे में स्टेटमेंट दिया हुआ है। ठीक है, ये ध्यान देना था। तो मैग्नेटिक मेरिडियन टाइम टाइम के साथ क्या होता है, चेंज होता है, इसलिए हम लोग ट्रू मेरिडियन प्रेफर करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ इन अ पिन जॉइंटेड प्लेन फ्रेम एम प्लस आर ई ग्रेटर देन 2J। ठीक है, यानी यहाँ पे बेसिकली क्या है, अननोन्स ग्रेटर है नोन से एंड इक्विलिब्रियम इक्वेशन से, तो ये स्टेबल हो जाएगा, स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट होगा, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, व्हाइल यूजिंग 3 मोमेंट्स इक्वेशन अ फिक्स्ड एंड ऑफ अ कंटिन्यूअस बीम इज रिप्लेस्ड बाय एडिशनल स्पैन ऑफ। तो फिक्स्ड बीम जो होता है, ठीक है, उसको कब कैसे हम लोग रिप्लेस करते हैं, तो एडिशनल बीम उसके जगह पे लगा देते हैं, लेकिन उसका लेंथ जो होता है वो 0 लिया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज डिफाइंड एज दैट ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बिलो विच नॉट मोर देन 5% ऑफ रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉल, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ये सबको पता होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम स्ट्रेन एट लेवल ऑफ compression स्टील for a rectangular section having effective cover to compression steel as d dash and neutral axis depth from the compression face as xu। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन इस फॉर्मूला पे है, तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, ये क्वेश्चन देख लेते हैं, इफ परमिशिबल स्ट्रेस इन स्टील इन टेंशन इज 140 न्यूटन पर mm स्क्वायर, देन डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फॉर अ सिंगली रेनफोर्स्ड कंक्रीट रेक्टेंगुलर बैलेंस सेक्शन के लिए पूछा, तो इसको सिंपली आप ऐसा निकाल सकते हैं, जो एम सिग्मा सी बी सी होता है डिवाइडेड बाई एम सिग्मा सी बी सी प्लस सिग्मा एस टी होता है। ठीक है, आप ऐसे निकाल सकते हैं।
ये हो गया हमारा बेसिकली न्यूट्रल एक्सिस का जो डिस्टेंस होता है फ्रॉम द टॉप। यदि आप यहाँ पे m सिग्मा सी बी से डिवाइड कर देंगे तो आपको एक एक्सप्रेशन ऐसा मिल जाएगा सिग्मा एस टी बाई एम सिग्मा सी बी सी। ओके, अब यहाँ पे m का वैल्यू यदि आप लगेंगे यानी जो कि होता है 280/3 सिग्मा सी बी सी, तो आपको ये कैंसिल हो जाएगा सिग्मा सी बी सी और 3 यहाँ पे ऊपर चल जाएगा और सिग्मा एस टी के जगह पे आप 140 रखेंगे तो आप ये ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी इसका जो वैल्यू आएगा 0.4 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गैंट्री गर्डर्स आर डिजाइन टू रेजिस्ट। तो गैंट्री गर्डर सबको पता है लेटरल के लिए रेजिस्ट करता है, लॉन्गिट्यूडनल एज वेल एज वर्टिकल लोड्स के लिए भी। ठीक है गाइज, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, चांसेस ऑफ डायगोनल टेंशन क्रैक्स इन आरसीसी मेंबर रिड्यूस व्हेन। रिड्यूस कब होता है, जब एक्सियल कॉम्प्रेशन एंड शियर फोर्स एक्ट साइमल्टेनियसली। ठीक, 14 का होगा, क्या बोल रहा है, आ फुल्ली प्री-स्ट्रेस्ड कंक्रीट बीम इज वन इन विच वर्किंग लोड्स आर कंप्लीटली रेजिस्टेड बाय द प्री-स्ट्रेसिंग फोर्स। और नेक्स्ट ऑप्शन बोला है नॉट टेंशन इज परमिटेड, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। यानी क्वेश्चन नंबर 11 है इन अ प्री-स्ट्रेस्ड मेंबर इट इज एडवाइजेबल टू यूज। तो प्री-स्ट्रेस्ड में बेसिकली इसमें हम लोग एक हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट तो यूज करते ही हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा सा ऑप्शन में मिस्टेक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाई स्ट्रेंथ के कंक्रीट के साथ साथ जो हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ रहता है यानी स्टील का, वो भी यूज करते हैं। ठीक है, तो यदि क्वेश्चन इनकम्प्लीट है तो ये क्वेश्चन डिलीट भी हो सकता है। यदि करेक्ट मानेंगे तो ऑप्शन ए करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ स्टील मेंशन नहीं हुआ है। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो सकता है अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस अवेलेबल हियर। यदि यहाँ पे करेक्ट करता है तो ये ऑप्शन सही होता, बट ये क्वेश्चन डिलीट भी हो सकता है बिकॉज ऑफ द मिस्टेक इन द ऑप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक इन्फ्लुएंसिंग ऑफ कंक्रीट इज परमेबिलिटी टू इनग्रेस ऑफ वाटर। तो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक जो ये सब इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी क्लोराइड हो गया, सल्फेट हो गया, पोटेंशियली डिलीटरियस सब्सटेंसेस, तो ये सब इफेक्ट किसको करता है, ड्यूरेबिलिटी को करता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड बाय द इंजीनियर इन चार्ज द रीइंफोर्समेंट शैल बी प्लेस्ड विद इन विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो रीइंफोर्समेंट यहाँ पे हो जाएगा हमारा ये और इफेक्टिव डेप्थ 200 mm और लेस देन ±10, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का वेट ऑफ स्टील रॉड पर मीटर लेंथ क्या हो जाएगा, तो d² 162 होता है और ये तो सिंपल एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग का क्वेश्चन है जिसमें डी का जो यूनिट होता है वो mm में होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का स्टेट ऑफ प्योर शियर स्ट्रेस इज प्रोड्यूस्ड बाय। प्योर शियर स्ट्रेस के बारे में पूछा रहा है, तो इसमें सिंपली आप इक्वल टेंशन देंगे कोई भी में दोनों साइड से। मोर सर्किल का क्वेश्चन है, यहाँ से देंगे यहाँ से देंगे, तो प्योर शेयर का केस नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे शेयर भी नहीं है, तो पॉइंट के जैसा मोर सर्किल हो जाएगा। यदि आप इसमें टेंशन इन वन डायरेक्शन इक्वल कंप्रेशन इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन देंगे तो ये प्योर शेयर का केस हो सकता है। ठीक है, यदि यहाँ पे यहाँ दिए और अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ देंगे तो इसका जो मोर सर्किल है इस तरह का बनेगा। ठीक है, प्योर शेयर का केस में ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर इन क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है कि इन केस ऑफ रिटेनिंग वॉल रिटेनिंग सरचार्ज इफ ओवरऑल हाइट ऑफ द वॉल इज h देन विच ऑफ द बेस स्लैब वुड बी। तो बेस स्लैब के लिए जो वैल्यू होता है वो 0.7h हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इफ द थिकनेस इन इज स्मॉल इन कंपैरिजन विद द लेंथ एंड विड्थ सच स्ट्रक्चरल मेंबर्स आर कॉल्ड। ठीक है, तो ये 2D डायमेंशन हो जाएगा, सबको पता होगा। जो अगला क्वेश्चन है विच इज लिटिल बिट कॉन्ट्रोवर्शियल, इसमें क्या बोल रहा है कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पूछा कंक्रीट का, बट अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट कोड इसका जो फॉर्मूला होता है 5000√/fck होता है। ओके दोस्तों, बट fck का वैल्यू यदि हम पुट करें 25 तो हमारा जो आंसर आएगा 25,000 आएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शंस में अवेलेबल नहीं है। यदि हम लोग ओल्ड कोड से जाएं यानी 1964 वाला कोड से जाएं तो उसमें इस तरह का फॉर्मूला था। ठीक है, तो इससे यदि आप पुट करते हैं तो आपको ये ऑप्शन सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायमीटर ऑफ मेन बार्स इन आरसीसी कॉलम शेल नॉट बी लेस देन
12 mm, ए ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है हाइड्रोमीटर एनालिसिस फॉर अ सॉइल मास। तो सॉइल मास के लिए यहाँ पे करेक्शंस के बारे में पूछा। तो करेक्शन में बता दो 3 करेक्शन होता है, मेनिस्कस करेक्शन होता है, डिस्पर्सिंग एजेंट करेक्शन होता है, टेम्परेचर करेक्शन होता है। यहाँ पे पूछ रहा है मेनिस्कस करेक्शन, डिस्पर्सिंग एजेंट करेक्शंस के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बता दूं जब मेनिस्कस करेक्शन रहता है तो इसका जब मेनिस्कस इस तरह से ऊपर चढ़ता है, ठीक है, बट यहाँ पर जो हाइड्रोमीटर इंसर्टेड रहता है उसका रीडिंग नीचे जाने पे बढ़ता है, ठीक है दोस्तों। तो एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पे रीडिंग आ रहा होता है, ठीक है, बट एक्चुअली में ये कम था रीडिंग, ठीक है। तो उसके लिए जब ऊपर चढ़ रहा है तो रीडिंग कम दे रहा है, तो इसके लिए क्या होगा, इसका जो करेक्शन होगा वो ऐड करना पड़ेगा, हमको पॉजिटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। तो पॉजिटिव हो जाएगा हमारा मेनिस्कस करेक्शन। एंड जो डिस्पर्सिंग एजेंट करेक्शन है, डिस्पर्सिंग एजेंट करेक्शन बेसिकली क्या बोल रहा है कि आप यहाँ पे यदि कोई लिक्विड डाल दे रहे हैं तो इसका जो डेंसिटी है वो डिस्पर्सिंग एजेंट डाल रहे हैं तो इसका डेंसिटी बढ़ जाता है सस्पेंशन का, जिसके वजह से ये लिटिल बिट सेटल कर जाता है। लेकिन एक्चुअल रीडिंग आपको यहाँ होना चाहिए था, बट ये यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आने की वजह से क्या होगा, एक्चुअल वैल्यू हम मेरा यहाँ आना चाहिए था, बट ये यहाँ पे दे रहा है, ठीक है। तो एक्चुअल वैल्यू यहाँ पे क्या था, कम आ रहा था, लेकिन ज़्यादा वैल्यू दे रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको करेक्ट सब्ट्रैक्टिव करना पड़ेगा। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ क्यू लाइन क्लोज एंड अबव द ए लाइन ऑफ द प्लास्टिसिटी चार्ट द क्ले मिनरल्स एज। तो आप यहाँ पे पता होगा आपको, ये इस तरह का होता है, ए लाइन होता है, इसके ऊपर यू लाइन होता है। तो यदि बोल रहा है कि यू लाइन के क्लोज में है एबो ए लाइन, तो जनरली ये होता है क्ले के लिए होता है। और हम सबको पता है मॉन्ट मोरिलोनाइट एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है क्ले का, इसमें मतलब परसेंटेज ऑफ क्ले बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफेक्टिव स्ट्रेस इज। इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है दोस्तों, ये मेजरेबल क्वांटिटी नहीं होता है, जो कि एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी है। Question number 26. The total and effective stresses at a depth of 10 मीटर below the top level of water in a swimming pool are। ठीक है, तो 10 मीटर पे क्या हो जाएगा, टोटल इफेक्टिव 100 हो जाएगा एंड जो इफेक्टिव है वो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29। तो सीपेज वेलोसिटी पूछ रहा है बेसिकली, डिस्चार्ज वेलोसिटी दिया हुआ है, वर्ड रेशियो दिया हुआ। तो सिंपल इसको फॉर्मूला में आप पुट करना है आपको, जो सीपेज वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्चार्ज वेलोसिटी बाय पोरोसिटी। एंड पोरोसिटी नहीं दिया हो तो पोरोसिटी आप निकाल लेना E/1 + E करके। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आ जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है कि जो साइकिल है ना सॉइल फॉर्मेशन का, वो करेक्ट साइकिल पूछा। तो सबसे पहले दोस्तों क्या होता है, सबसे पहले हमारा होता है वेदरिंग होता है, फिर ट्रांसपोर्टेशन होता है, फिर डिपोजिशन होता है, फिर अपहील होता है, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 30 का 31 का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.5 सिग्मा एफ। क्वेश्चन नंबर 32, इसमें डेप्थ और टेंसाइल जॉइन नियर सरफेस टू अ पॉजिटिव फिल बोल रहा है। तो पॉजिटिव फिल के लिए इसका जो टेंसाइल जॉइन है वो आप जगह यदि आप ये वाला फार्मूला एक्टिव प्रेशर का यूज करेंगे तो उसमें क्या होता है कि आपको इस तरह से जो सिग्मा इफेक्टिव है इंटू K-2C रूट अंडर K करेंगे। बट यहाँ पे ये फार्मूला K है ना, तो K के टर्म में आपको यदि करेंगे तो ये वाला आएगा, ठीक है, ये नीचे में आएगा एन अल्फा। लेकिन एन फाई जो होता है K का उल्टा होता है, ठीक है, 1 करके होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। K का वैल्यू होगा वो क्या होता है 1/n5 होता है, ठीक है। ये आप ये करेंगे तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है, इन अ सैचुरेटेड क्ले लेयर कंसोलिडेटिंग विथ सिंगल ड्रेनेज द इनिशियल आइसोक्रोन इज। इनिशियल आइसोक्रोन क्या होता है दोस्तों, ये पैराबोलिक होता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एज पर द इंडियन स्टैंडर्ड कोड ऑफ प्रैक्टिस फ्रीक्वेंसी रेशियो, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी का जो रेशियो है वो कितना सीधा होता है, 0.5 to 1.5 होता है। क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है कि जब मैक्सिमम लोड carried by the pile when it continues to sink without further increase in the load is known as। अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी भी बोलते हैं, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी भी बोलते हैं, अल्टीमेट बियरिंग रेजिस्टेंट भी बोलते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाता है।
क्वेश्चन नंबर 38 का बोलते हैं, तो इसमें कॉम्पैक्टेड सॉइल सैंपल एग्जीक्यूटेड मैक्सिमम डायर डेंसिटी इतना बोल रहा है और मिनिमम डायर डेंसिटी इतना बोल रहा है। तो यहाँ पे कॉम्पैक्टिबिलिटी फैक्टर पूछा, तो सिंपली इसका रेशियो लेंगे तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 बोल रहा है अंडर रेम्ड फाइल्स आर जनरली, तो जनरली क्या होता है, बोर्ड फाइल होता है। क्वेश्चन नंबर 40 टिपिकल कोरिलेशन बिटवीन रिलेटिव कॉम्पैक्शन एंड रिलेटिव डेंसिटी फॉर ग्रैनुलर सॉइल्स, तो इसका जो रिलेशन होता है वो हो जाता है बी, ऑप्शन बी, यानी 80 + 0.2 इंटू रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 36। इसमें क्या बोल रहा है, स्ट्रेस इंक्रीमेंट एट अ डेप्थ ऑफ 10 मीटर बिलो अ कॉर्नर ऑफ अ रेक्टेंगुलर लोड इंटेंसिटी 250 किलो पास्कल एंड इन्फ्लुएंस स्ट्रेस एज, ये सारा ऑप्शन दिया हुआ। ठीक है, यदि आप इसमें सिंपली आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे इन्फ्लुएंस फैक्टर दिया हुआ है, ठीक है, आई एन दिया हुआ है और क्यू लगाना है, सिंपली बस दोनों गुना करेंगे तो ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन ऑन पाइल्स, तो नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन किसके वजह से होता है, तो इट्स कॉल्ड ड्यू टू रिलेटिव सेटलमेंट सॉल्ट, सही है। स्कॉल्ड सॉफ्ट के लिए ये भी सही है, डिक्रीज द पाइल कैपेसिटी ये भी सही है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 इन केस ऑफ वेल फाउंडेशन द इंडियन स्टैंडर्ड कोड रिकमेंड्स दैट टिल्ट एंड शिफ्ट ऑफ वेल शुड बी रिस्पेक्टिवली, तो टिल्ट एंड शिफ्ट के लिए कितना होना चाहिए, तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा, 1/60 और 1 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 40 फ्रिक्शन सर्किल मेथड के लिए इसमें जो रेडियस होता है वो पूछा है, बहुत ईजी, सबको पता है, आर साइन फाई होता है। क्वेश्चन नंबर 43 इन अ लोडेड बीम द पॉइंट ऑफ काउंटरफ्लेक्चर अकर्स एट अ सेक्शन वेयर, पॉइंट ऑफ काउंटरफ्लेक्चर कब होता है, जब बेंडिंग मोमेंट साइन चेंज करता है या तो जीरो होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 द 3 इंच आर्च इज कैरिंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ओवर एंटायर स्पैन, द आर्च इज फ्री फ्रॉम बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स इफ द शेप इज, पैराबोलिक आर्च के लिए हमको पता है कि सिर्फ उसमें सिर्फ क्या लगता है, शियर फोर्स नहीं लगता, बेंडिंग मोमेंट नहीं लगता, सिर्फ नॉर्मल थ्रस्ट लगता है। ठीक है, जब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड उस पर रहता है। क्वेश्चन नंबर 45 रेशियो स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड hollow shaft and both having outside diameter d and hollow shafts having inside diameter d/2। ठीक है, जो टॉर्क रेसिस्टिंग कैपेसिटी है उसका जब रेशियो निकालेंगे तो सिंपली आपको आंसर आ जाएगा 15/16 आ जाएगा, ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 इफ अ बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ कीपिंग इट्स डेप्थ कांस्टेंट विड्थ विल वैरी इन प्रोपोर्शन टू, तो विड्थ बोल रहा है कि जब डेप्थ कांस्टेंट रहेगा तो किसका प्रोपोर्शन होगा। ठीक है, सपोज यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ सिग्मा वाई इक्वल टू एम बाई आई होता है, ये सबको पता होगा। यदि आप यहाँ पे यूनिफॉर्म रख रहे हैं तो इस केस में क्या हो जाएगा, एम बाई जेड हो जाएगा, और जेड का वैल्यू हमको पता है कि बी डी स्क्वायर बाय क्या होता है, 6 होता है। ठीक है, और यहाँ पे यदि सिग्मा कांस्टेंट हम रख देते हैं, ये भी कांस्टेंट है और डी भी कांस्टेंट है, तो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम हो जाता है, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 फॉर अ गिवन मटेरियल यंग्स मॉडुलस इतना दिया हुआ है, मॉडल्स रिजिडिटी इतना दिया हुआ है, तो वैल्यू ऑफ पॉइजंस रेशियो पूछा हुआ है, तो पॉइजंस रेशियो सिंपली हम लोग निकाल सकते हैं। फार्मूला क्या होता है, इक्वल टू 2g/1 + म्यू। ठीक है, यंग्स मॉडल्स दिया हुआ है, मॉडल्स रिजिडिटी दिया हुआ है, तो बस इसमें फार्मूला पुट करना है और म्यू का वैल्यू निकालना है, तो इस पे आ जाएगा हमारा जो ऑप्शन है सी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48 इसमें क्या बोल रहा है, इंटरनल फोर्सेस एट एवरी क्रॉस सेक्शन इन अ आर्च आर, तो इंटरनल फोर्सेस एवरी क्रॉस आर्च, जब जब कोई भी आर्च हमारा है उस पर एक सेक्शन कट करे तो हमको 3 फोर्स मिलता है, एक इसके रेडियली मिलता है, ठीक है, यानी इस तरह का रेडियली मिलता है, और इसके एक एक्सियल मिलता है, एक बेंडिंग मोमेंट मिलता है। ठीक है, 3 होता है, तो 3 ये तो नॉर्मल थ्रस्ट बोलते हैं, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, ये तीनों हो जाए। ठीक है, Muller-Breslau principle for obtaining influence line diagram is applicable for, तो Muller-Breslau principle ये तो एक चीज हमेशा याद रखना किसके लिए होता है, ऑल टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर होता है, जो कि स्टैटिकली इंडिटरमिनेट भी हो सकता है, डिटरमिनेट भी हो सकता है, और वो हुक्स लॉ को फॉलो करता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोल रहा है, कैस्टिग्लियानोस फर्स्ट थ्योरम इज एप्लीकेबल, तो कैस्टिग्लियानोस फर्स्ट थ्योरम कब एप्लीकेबल होता है,
ओनली व्हेन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज वैलिड, ये ऑप्शन सही होता है। ठीक फ्रेंड्स, इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग द आंसर कीज एंड आपको यदि लगता है कि इस पे कोई आंसर मैंने गलत बताया तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं एंड यू कैन कमेंट योर व्यूज ऑन दैट क्वेश्चन। ओके, थैंक यू गाइज।